जोरदार तालियों से स्वागत हो। हाँ जी। सभी को सप्रेम जय भीम और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जितने भी गेस्ट ने आज के इस दिन विशेष के ऊपर अपनी बात रखी, उसमें एक चीज कॉमन रही है, एक रही है संविधान, हो रहे अन्याय अत्याचार स्कूलों में या हमारे एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स पे हमें किस तरीके का एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जो हालात होने चाहिए थे, जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, इसीलिए ये सारी चीज़ें, इसीलिए इस तरीके के विषय सामने आ रहे हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हम जो मनाते आ रहे हैं, आज लगभग लगभग इसे 70 साल के आसपास होते आ रहे हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के बाद एक बात यह भी कही जाती है कि बाबा साहब का सपना था कि भारत बौद्धमय हो। हम बहुत सारी चीज़ों को जो है, बाबा साहब की बातों को जो है अलग अलग विषय में उसका डेफिनेशन करते हैं, जिस वजह से बहुत सारी भ्रम जो है वो समाज में उत्पन्न हुए। भारत बौद्धमय करना मतलब सबका धर्म परिवर्तन करना ये नहीं है। वैचारिक दृष्टि से जो है हर व्यक्ति के अंदर, और यही चीज हमें भारत के संविधान में भी मिलता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 52H हमें यह कहता है कि देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य हो कि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए वो खुद भारतीय संविधान जो है, हमें आर्टिकल 52H में कहा जाता है कि ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारा एक काम है जो बाबा साहब संविधान के माध्यम से हमें देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमें संविधान में पढ़ाई नहीं जाती, संविधान हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है हमारे स्कूलों में। तो उस वजह से जो है कि हमें हमारी ड्यूटीज भी, एक नागरिक की ड्यूटी क्या होनी चाहिए ये भी आज हमें पता नहीं चल पा रही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण हो हर नागरिक में। ये भी जो है ये एक संविधान का प्रावधान है। रही बात धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, अगर हम बुद्ध के धम्म की बात करें और भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें दोनों दोनों पहलुओं में एक चीज जो हमें कॉमन मिलती है वो ये है कि बुद्ध का धम्म भी, जब बुद्ध का धम्म को भी अगर हम देखते हैं तो बुद्ध के धम्म में भी जो है मानव ये केंद्र बिंदु रहा है। मानव के कल्याण के लिए जो जो चीजें आवश्यक थी, बुद्धिज्म या जो भी धर्म हो, ये एक दर्शन शास्त्र का विषय होता है। दर्शन शास्त्र ये बहुत बड़ा विषय है। दर्शन शास्त्र के इन संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो रूसो का एक कोट कहता है कि रूसो का ऐसा कहना, रूसो कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति जो है ये आजाद स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन जब वो आगे अपने जीवन का सफर पे जब वो बढ़ते जाता है तो वो अंत में अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। ये एक दार्शनिक का इस तरीके से, मतलब एक जन्म से लेके जो मृत्यु तक के बीच का जो सफर होता था उसमें जो बंधनों का जो बंधन निर्माण होते हैं, इन सारे बंधनों से हर व्यक्ति मुक्त हो। इसीलिए जो है आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध द्वारा धम्म की स्थापना हुई और लोगों को इन बंधनों से मुक्ति देने का कार्य जो है समय समय पे ये कारवा और चरवाहा और बहुत आगे बढ़ते रहा। और वर्तमान में आज हम अपने आप को संविधान के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो हम अपने आप को इस रूप से देखते हैं, क्योंकि संविधान भी जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। संविधान की भी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि संविधान का कोई भी आर्टिकल अगर हम ले लेते हैं, संविधान के किसी भी एंगल से अगर आप संविधान को देखो तो संविधान का भी केंद्र बिंदु व्यक्ति ही मिलेगा। एक व्यक्ति, एक वोट, ये सब क्या है, यही सारी चीजें जो है, मतलब संविधान भी जो है ये मानव केंद्रित है, व्यक्ति केंद्रित है, और बुद्ध का धम्म भी जो है ये व्यक्ति केंद्रित है। तो संविधान और धम्म दोनों में ये एक समानता जो मुझे विशेष रूप से दिखती है। आज के इस विशेष अवसर पे सर भंते जी ने मुझे दो शब्द बोलने के लिए कहा है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि सर लोगों ने कहा है, एक
जो उन्होंने एक फोरकास्ट हमारे सामने रखा कि संविधान को न पढ़ाने के वजह से जिस तरीके के हालात देश में पैदा हुए हैं, इस हालातों को अगर कोई बदल सकता है, इसको पूरी दुनिया जानती है। अगर कोई भी बदलाव जब भी आता है वो एक युवा शक्ति के माध्यम से आता है। तो मेरे पीछे बैठे हुए युवा साथियों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा इन सारी चीज़ों को समझे। आप में से बहुत से लोग जो होंगे कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो लोग बच्चे कॉम्पिट की तैयारी कर रहे होंगे, कभी थोड़ा सा इतिहास, जब विश्व का इतिहास पढ़ते होंगे, वहां पे एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है इटली का एकीकरण, यूनाइटेड इटली। वो हिस्ट्री पढ़ो, वो भी अपने आप को एक बहुत बड़ा संदेश देता है। प्रशा, इटली, पर्शिया, ये स्टेट की अगर ये इन देश की अगर बात करें तो उस समय को भी अगर इन संक्षिप्त में बता रहा हूं, प्रशा एक छोटा सा ऐसा गांव था पर्शिया के अंदर, और इटली एक शहर जैसा था। लेकिन वहां का जो नेतृत्व कर रहे थे जोसेफ मेजोनी एक परिवर्तन चाहते थे, और परिवर्तन के लिए उन्होंने एक घोषणा दी थी, अगर समाज में परिवर्तन चाहते हो, देश और दुनिया में परिवर्तन चाहते हो, तो नेतृत्व युवाओं के हाथ में जाना चाहिए। ये जोसेफ मेजोनी अपने कोर्ट में उस इटली के एकीकरण, इटली रिवॉल्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यह चीज मिलती है। और जब इटली का नेतृत्व, उस प्रशा का नेतृत्व जब युवाओं के हाथ में आया, तो वो प्रशा जो एक छोटा सा गांव था, पर्शिया को लीड करते हुए, आज पर्शिया को भले ही कोई नहीं जानते हैं, लेकिन इटली हर पूरी दुनिया में आज इटली को जाना जाता है। इवन इटली और भारत की भी अगर हम बात करें तो स्पेशली जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए, यूरोप का भारत भी इटली को कहा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी समानताएं हमको देखने को मिलती है, और ये सारे के सारे परिवर्तन भी जो है ये युवा अवस्था में और युवाओं के माध्यम से ही संभव है। तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में अपने साथ साथ अपने घर के बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी है, युवाओं ने प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम बाबा साहब के नाम पे इकट्ठा होते हैं हमेशा, लेकिन कभी हमने ये भी सोचना चाहिए भाई 1919 में जब साउथबरो कमीशन भारत में आया था, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म होता है। 1919 में साउथबरो कमीशन भारत में आता है, जो तुम्हारे मताधिकार का सेटलमेंट, वोटिंग सेटलमेंट के लिए होता है। तब बाबा साहब की उम्र कितनी होगी? लगभग कैलकुलेशन कर लिया जाए, रैंडमली निकाला जाए तो 25 से 27 साल की उम्र में बाबा साहब लंदन के डेलीगेशन के साथ डील कर रहे थे हमारे अधिकारों के लिए। आज हम 27 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं? खुद से सवाल करना चाहिए। परिवर्तन तभी आता है जब युवा उसके साथ जुड़ता है। हम शुरुआत करते हैं सीधा 1920, 1927, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहला जो आंदोलन जो ब्रिटिश के साथ एक 27 साल का युवा हमारे राइट्स के सेटलमेंट के लिए अपना डेलीगेशन प्रस्तुत करते हैं, अपना डेलीगेशन रखते हैं, रखते ही नहीं तर्क के आधार पे उस रिजोल्यूशन को पास भी करते हैं। उसी का ये नतीजा है कि आगे चल के जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम वोट का अधिकार प्राप्त करते हैं। हम अपना सेपरेट सेटलमेंट, ड्यूअल वोट, बहुत सारी चीजें हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गेन करके आए थे। फिर वो पूना पैक्ट की हो गया, वो उस विषय की तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं बस इस बात को बताना चाहता हूं कि जितने भी परिवर्तन हुए हैं देश और दुनिया में, वो युवाओं के माध्यम से हुए हैं। तो अपने हर घर में, यहाँ पे अभी जितने भी लोग बैठे हैं, मैं देखता हूँ हर घर में मेरे उम्र के या मेरे से छोटे या मेरे से बड़े युवा आपके घर में भी हैं। आप अपने युवाओं को भी ऐसे सार्वजनिक सभाओं में, ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कंपलसरी कर देना चाहिए उनको ऐसी सभाओं में आने के लिए। तभी जाके जो है परिवर्तन संभव हो पाएगा। आप किसी भी महापुरुष को उठा लो जिनका फोटो आपके घर में होगा, किसी भी महापुरुष को उठा लो और उनके कार्यों की शुरुआत देख लो, उनकी उम्र हार्डली 25 से 30 के अंदर ही मिलेंगी। महात्मा फुले भी जब उनको घर से निकाल दिया जाता था, उनकी भी उम्र उस समय हार्डली 30 के अंदर ही थे। बुद्ध ने भी इवन गृह त्याग किया, वो भी 30 के अंदर ही थे। तो परिवर्तन जब भी कोई ला सकता है, युवा ला सकता है, तो ये हमारी एक नैतिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझते हुए हमने ये मतलब एक इनिशिएट लेना चाहिए कि ऐसी सार्वजनिक सभाओं में हमारे घर के युवा फ्रंट में रहना चाहिए, तभी जाके संभव है। समाज में एक बहुत गलतफहमी
गलतफहमी का शिकार हुआ है, और ख़ास करके हमारा जो बहुजन समाज, जो सो कॉल्ड हम बहुजन समाज कहते हैं, और उसमें भी अम्बेडकरी समाज भी अगर मैं ऐड कर लूँ तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। हम अपने घर से ही अपने बच्चों को एक शिक्षा देते हैं कि भाई अगर किसी आंदोलन का हिस्सा बन जाता है, केस लगती है, ये लगता है, वो लगता है, फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, सिर्फ पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। और यही हमारी सोच आज हमें इस कगार पे लेकर आई है कि सर्वधर्म, हर धर्म के, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, आज उसके मन में एक ही सवाल पैदा हो रहा है, एक ही समस्या कि जनरेशन का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। अरे इस देश का क्या होगा, ये सवाल को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। भाई बाबा साहब ने नागपुर में ही भाषण दिया था, 1946 का वो भाषण है, नागपुर में ही दिया था। वहां पे खुद बाबा साहब बोलते हैं, प्रबुद्ध भारत के आर्टिकल में, प्रबुद्ध भारत में वो आर्टिकल पब्लिश भी हुआ है, वो पढ़ो, वहां पे खुद बाबा साहब एक टाइटल के साथ इस चीज को इलैबोरेट कर रहे हैं, या देशाचे काय होणार, वो मराठी में है इसलिए मैं बता रहा हूं। और सेम यही सिचुएशन चल रही थी। आज जो महिला आरक्षण का जो बिल पास हो गया था ना, तो उसी समय कांग्रेस का वो जो दौर था, उसी समय की ये बात थी, जब उस समय भी जो है ना महिलाओं को थोड़ा सा रिजर्वेशन जो है वो बढ़ाया गया था। और उसके ऊपर फिर ये एक आर्टिकल आया था बाबा साहब का, नागपुर का भाषण था जो प्रबुद्ध भारत में पब्लिश हुआ है। पढ़ना चाहिए हम लोगों ने, तब जाके हमें पता चलेगा कि देश की समस्याएं क्या है, हमें हमारी मूल समस्या क्या है ये भी हमें पता नहीं है। समस्याओं को समझने के लिए युवाओं को सामने आना पड़ेगा, और ये दिमाग से बात निकाल दो कि अगर हमारा युवा किसी आंदोलन का हिस्सा बनेगा तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये सोच दिमाग से निकाल दो। आज बाबा साहब हो, महात्मा फुले हो, इवन अन्य किसी भी धर्म के धर्म गुरु भी हो, उन्होंने जो एक आंदोलन किया, जब वो आंदोलन का हिस्सा बने या उन्होंने कोई आंदोलन चलाया, आज उन्हीं की बदौलत मैं बोल पा रहा हूँ। तो आंदोलन के कभी भी गलत परिणाम नहीं आते हैं, आंदोलन से हमारी पीढ़ियां सुरक्षित होती है, ये चीजें समझना होगा। और हमें अपनी व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हर आंदोलन में अपना योगदान रहना चाहिए, खास करके युवाओं ने अपना योगदान देना चाहिए। ऐसी मैं युवाओं से अपील करता हूँ, और आप लोगों से भी इसी उम्मीद के साथ विदाई लेता हूँ कि अगली बार जब भी हमारी कोई सभा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है युवा यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस उम्मीद के साथ ही मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।